मैं डॉक्टर राजेश सिंह आपका वेलनेस स्ट्रेटजिस्ट हूं और आज के इस स्पेशल सेशन में जो सब्जेक्ट हमने लिया है वो सब्जेक्ट है तनाव, स्ट्रेस। आज का टॉपिक जो हम अगले 50 मिनट में कवर करेंगे, तनाव के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे भी जाएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात हम करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं कि हम तनाव को कम करने के लिए, तनाव को खत्म करने के लिए कुछ पावरफुल स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे, कुछ आसान और प्रभावी तरीकों की बात करेंगे। तो मैं आज आपको 15 तरीके बताने वाला हूं, लेकिन उन 15 तरीकों के पहले हम तनाव को जरा डिफरेंट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट 50 मिनट में मैं क्या क्या कवर करूंगा इसकी बात यदि आपको गिनाऊं, तो मैं सबसे पहले आपको स्ट्रेस के मीनिंग के बारे में भी कुछ बात करना चाहता हूं कि वाकई स्ट्रेस, हम समझते हैं कि ये तनाव है, लेकिन एक्चुअली तनाव क्या है, कब तनाव होता है, कैसे होता है, जब तनाव होता है तो होता क्या है एक्चुअली बॉडी के अंदर। एबीसीडी ऑफ स्ट्रेस की भी आज बात करेंगे हम। और आज हम जो है जब तनाव हो जाए तो बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं उसकी बात करेंगे। फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन की भी बात करेंगे, स्ट्रेस हार्मोन्स को समझेंगे और ये जानेंगे कि स्ट्रेस जो है थोड़ा सा होना कितना जरूरी है सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए। और ऑफ कोर्स 15 सुपर इफेक्टिव वेज टू मैनेज स्ट्रेस की बात करेंगे। 15 ऐसे सुपर इफेक्टिव प्रभावी तरीके जिससे कि स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। तो ये सारा कुछ है हमारे पास आज के सेशन में और हम उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? गिव मी सम रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स, टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स और हम लोग क्विकली शुरू होते हैं 8 बज के। टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स, कीप टाइपिंग रेडी, ताकि मैं आपके साथ सिंक रहूं और फिर आप टाइप करते रहें और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो बात मैंने कहा कि पहले हम मतलब को ही समझेंगे, तो पहले मतलब की बात करते हैं कि स्ट्रेस का मतलब क्या होता है। टेक्निकली यदि देखा जाए तो स्ट्रेस को जो है एक फीलिंग या इमोशनल टेंशन की बात को स्ट्रेस कहेंगे। कि यदि मान लीजिए कि स्ट्रेस की परिभाषा पूछी जाए तो स्ट्रेस कुछ नहीं है, एक फीलिंग है। किस बात का फीलिंग है? कि इमोशनल या फिजिकल टेंशन हो गया, शारीरिक तनाव हो गया या मानसिक तनाव हो गया, इमोशनल तनाव हो गया, इस बात को स्ट्रेस का। और ये कहीं से हो सकता है, किसी भी चीज से आ सकती है। इफ कोई चीज यदि आपके इच्छा के मुताबिक नहीं हुआ, इफ समथिंग हैज नॉट हैपेंड एज पर योर डिजायर, तो स्ट्रेस होगा। कोई चीज नेगेटिव होगा तो स्ट्रेस होगा। एनीथिंग दैट मेक्स यू फील फ्रस्ट्रेटेड तो स्ट्रेस होगा। आपको यदि गुस्सा हो जाए तो स्ट्रेस होगा, नर्वसनेस आए तो स्ट्रेस होगा। तो इन शॉर्ट स्ट्रेस जो है ये आपकी बॉडी का एक रिएक्शन है। जब बॉडी किसी तरीके के चैलेंज में आता है, बॉडी से किसी तरीके की जब डिमांड की जाती है तो स्ट्रेस आता है। बॉडी को जब चैलेंज मिलता है तो स्ट्रेस आता है, बॉडी से जब किसी तरीके की डिमांड की जाती है तो स्ट्रेस आता है। तो चैलेंज और डिमांड, दो शब्द हमने यहां पे पकड़ा और ये स्ट्रेस का फैक्टर हुआ। और स्ट्रेस जो है बेसिकली एक ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स है आपके बॉडी का, जो किसी भी फिजिकल या मेंटल डिमांड को जब फेस करता है तो उसके बदले में देता है। कोई भी जब फिजिकल मेंटल डिमांड आती है आपके पास तो शरीर का ये ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स है, ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स ये शरीर देता है। और इसमें होता क्या है, तो एक एड्रेनालिन करके आपका हार्मोन होता है, एड्रेनालिन। ये जो एक तरीके का हार्मोन है, एक जो केमिकल है, वो हमारे बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है। जैसे ही स्ट्रेस होता है एड्रेनालिन प्रोड्यूस होता है और यही जो है स्ट्रेस का रेस्पॉन्स है। कब होता है स्ट्रेस, इसकी बात करते हैं। कब हो जाता है? सुबह को होता है, शाम को होता है, कोई सिचुएशन में होता है? कब होता है स्ट्रेस? जब चीजें आपकी अनुरूप हो रही होती हैं, सब कुछ ठीक रहता है। जैसे ही कोई चीज आपके अनुरूप नहीं हो रही होती है, when things do not go as per your desire, या कोई ऐसी नेगेटिव चीज होती है, कोई ऐसी चीज जो आपको फ्रस्ट्रेट करती है, एंग्री करती है, नर्वस करती है,
तो ये आपको स्ट्रेस देती है। कब स्ट्रेस होता है? तो जब जब ऐसा होता है तब तब स्ट्रेस होता है। जब जब आपको कोई चीज ऐसी दिखती है जो आपके अनुरूप नहीं हो रही है तो स्ट्रेस होता है। तो इसको और थोड़ा सा समझने के लिए एबीसीडी ऑफ स्ट्रेस मैंने आपके लिए लाया है, और एबीसीडी स्ट्रेस को समझते हैं। एबीसीडी बोलते हैं ना, कि एबीसीडी मालूम है मतलब सब कुछ मालूम है। एबीसीडी को ऐसा भी कहते हैं कि बेसिक क्या है। एबीसीडी मालूम है मतलब उसका बेसिक मालूम है। तो एबीसीडी ऑफ स्ट्रेस की बात करें तो ये मैंने आपके स्लाइड पे एबीसीडी रखा है। ए है व्हेन यू फील अंडर प्रेशर, जब आप तनाव में आते हैं, कोई प्रेशर में आते हैं, तो ये पहला ए की बात हुई। पहला ए है कि आप जब तनाव में आते हैं तो स्ट्रेस होता है। आपके बॉस ने आपको बुलाया और आपको जो है कोई काम पकड़ाया, कोई ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट दिया, ऐसा असाइनमेंट दिया, ऐसा टास्क दिया जो आपको अंडर प्रेशर लाया, तो स्ट्रेस होगा। आप जिम में गए, आप वर्कआउट कर रहे थे, आप वेट उठा रहे थे, आप बहुत ज्यादा हेवी वेट उठाने की कोशिश कर रहे थे, फिजिकल स्ट्रेस आपने दिया, तनाव हुआ। आप यदि बहुत ज्यादा एक्सर्शन कर रहे हैं, आपको काम करना चाहिए 8 घंटे 10 घंटे, आप 15 घंटे 12 घंटे 17 घंटे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? प्रेशर डाल रहे हैं। तो कभी भी जब आप प्रेशर देंगे, अंडर प्रेशर आएंगे, कोई भी चीज से अंडर प्रेशर हो सकता है। अचानक कोई आपको धमकी दे दिया, आप अंडर प्रेशर आए। आप कोई चीज देख रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट पूरा होने जा रहा है और पूरा नहीं हो रहा है, आज शाम तक इसको कंप्लीट करना था, और आपको क्लियर समझ में आ रहा है 4 बजते बजते कि आज ये पूरा नहीं होने वाला है, पूरा करना था, डिलीवर करना था, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा? आप तनाव में आ रहे हैं, तो स्ट्रेस होगा। अब बी की बात करते हैं। बी इज व्हेन यू डू नॉट फील इन कंट्रोल। सब कुछ ठीक है लेकिन आप कंट्रोल में नहीं महसूस कर रहे हैं अपने आप को। जब कंट्रोल में नहीं है तो बी एप्लीकेबल हुआ, और आप जो है तनाव में आएंगे। कभी कभी कोई चीज कंट्रोल में होती है, आप गाड़ी चला रहे होते हैं, गाड़ी एकदम कंट्रोल में होती है, आप ड्राइव कर रहे होते हैं, अच्छा, लेकिन गाड़ी को बहुत स्पीड में कर लिया है आपने, तो गाड़ी कभी कभी कंट्रोल में नहीं लगती। मौसम यदि टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आप गाड़ी चला रहे हैं, वाइपर चल रहा है बहुत तेज तेज, बारिश हो रही है, फॉग है, आगे कुछ दिख नहीं रहा है, क्या हो रहा है? आप गाड़ी बढ़िया चलाते हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन चूंकि आपको चीजें अब दिख नहीं रही हैं, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, फॉगिंग हो चुका है, तो चीजें कंट्रोल में नहीं है, आपको उतना कंट्रोल नहीं है। और ये कंट्रोल सिर्फ गाड़ी चलाते समय नहीं हो सकता, कभी भी हो सकता है। आप अपने टीम के साथ, एम्प्लॉयज के साथ काम कर रहे हैं, अपने टीम के साथ कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और पता चला कि कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि टीम टीम आपकी सुन नहीं रहा है, टीम जो कर रहा है वो आप पसंद नहीं कर रहे हैं, आप जो बता रहे हैं वो टीम कर नहीं पा रहा है, या आप सिंक नहीं हो पा रहे हैं, तो चीजें क्या है? कंट्रोल में नहीं है। सो व्हेन यू डोंट फील इन कंट्रोल, कोई भी बात में, आप एक रिलेशनशिप हैं, आपकी पति के साथ या आपकी पत्नी के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, यदि आप बहुत बढ़िया सिंक होके नहीं चल रहे हैं, चीजें बहुत बढ़िया नहीं चल रही हैं, तो क्या हो रही है? यू डू नॉट फील इन कंट्रोल। वो रिलेशनशिप आपके कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में है या नहीं है ये बाद की बात है। यू फील दैट इट इज नॉट इन अंडर कंट्रोल। मैंने शब्द इस्तेमाल किया है फील। यदि आप फील करते हैं कि ये कंट्रोल में नहीं है तो आपको तनाव आएगा। अब सी की बात करते हैं। सी है व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग टू कोप विथ थिंग्स। जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी चीज से कोप अप करने का, आप जो है कैसे भी वहां तक उसको अचीव करना चाह रहे हैं, तो तनाव होएगा, कोप अप करने के कोशिश में तनाव आएगा। और डी जो है, ए बी सी तीनों अप्लाई होता है तो डी हुआ। तो एबीसीडी ऑफ स्ट्रेस ये है। कोई एबीसीडी टाइप करें चैट में यदि आपको ये एबीसीडी क्लियर समझ में आ गया है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम स्ट्रेस को अब दूसरे एंगल से समझेंगे। जस्ट टाइप ए बी सी डी इन द चैट बॉक्स यदि आपको एबीसीडी क्लियर है तो। इन 3 हिस्सों में, और चौथा हिस्सा डी क्या था? ए बी सी तीनों मिला के था जो एबीसीडी हो गया। अब हम स्ट्रेस की बात करते हैं। एक दूसरा एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस। दूसरा एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस जो है वो है कि स्ट्रेस की परिभाषा तो हमने समझ ली, स्ट्रेस की एबीसीडी भी समझ ली,
लेकिन यदि सिंपल भाषा में एक पूछना चाहें कि क्या होता है ये स्ट्रेस, तो इसको एक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और मैं आपको एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, जिसको कि समझना जरूरी है दूसरे एंगल से, क्योंकि अब हम स्ट्रेस के मैनेजमेंट की भी बातें करने जा रहे हैं सेशन में। जब तक हमने क्या स्ट्रेस है यही नहीं समझा है, तो उसकी मैनेजमेंट क्या करें। तो पहले ऐसे समझते हैं कि भगवान ने हमें एक बहुत ही सफिस्टिकेटेड सिस्टम दिया है। ये जो शरीर है, ये बड़ा सफिस्टिकेटेड सिस्टम है। इसमें दो चीजें हैं। ये सिस्टम दो चीजों को मिला के बना है। एक है बॉडी और एक है माइंड। माइंड और बॉडी दो चीजें हैं इसमें। ये जो पूरा सफिस्टिकेटेड सिस्टम जो भगवान ने दिया है, इसमें दो चीजें हैं, माइंड और बॉडी। ऐसे समझें कि ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, माइंड जो है वो सॉफ्टवेयर है और बॉडी जो है हार्डवेयर है। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर नहीं चलेगा, और यदि हार्डवेयर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। सफिस्टिकेशन के साथ ये बॉडी या शरीर या जो भी चीज भगवान ने दिया है, ये वो चीज है। यदि मान लीजिए एक मिनट के लिए कि आपका हार्डवेयर यदि ठीक से फंक्शन नहीं करे, उसके हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर्स हो, रैम जो है प्रॉपर नहीं चल रहा हो, मेमोरी ओवरलोड हो, तो क्या होगा? वो हार्डवेयर क्या करेगा? हार्डवेयर हैंग हो जाएगा, नहीं चलेगा प्रॉपर। सेम वे, यदि सॉफ्टवेयर यदि करप्ट है या प्रॉपर नहीं चल रहा है, तो क्या होगा? आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो सिस्टम में माइंड और बॉडी है। माइंड हार्ड सॉफ्टवेयर है और बॉडी हार्डवेयर है। इसमें से दोनों में से कहीं पे भी यदि कोई चीज में दिक्कत है, तो क्या होगा? सिस्टम हैंग होगा। स्ट्रेस इज एक्चुअली द इनएबिलिटी टू मैनेज योर ओन सिस्टम। इस जिस सिस्टम की अभी चर्चा हमने की, उस सिस्टम को यदि हम ठीक से मैनेज नहीं कर सकते, तो इसी को स्ट्रेस कहेंगे। हैंग हो जाना कहेंगे, स्ट्रेस आ गई, स्ट्रेस हो गया सिस्टम में। क्यों? क्योंकि हमने सिस्टम को ठीक से मैनेज नहीं किया, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कोई भी चीज। It is inability to manage your mind, inability to manage your body, inability to manage your emotion, inability to manage your energy, inability to manage your priority, inability to manage your time. कोई भी चीज यदि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इसमें से कोई भी चीज, मैंने टाइम तक की बात की, यदि टाइम आप ठीक से नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो स्ट्रेस होगा। यदि आप अपनी प्रायोरिटी नहीं मैनेज कर पा रहे हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो जो इंपॉर्टेंट का टाइम आएगा या इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो उस समय तनाव आएगा। अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, इमोशन को, हर चीज को यदि आप परफेक्टली मैनेज कर रहे हैं, तो तनाव नहीं आएगा। और इसीलिए ये कह सकते हैं कि नथिंग इज स्ट्रेसफुल। कोई भी चीज स्ट्रेसफुल नहीं है। नथिंग इज स्ट्रेसफुल। हाउ यू टेक दैट इज स्ट्रेसफुल। हाउ यू रिएक्ट टू इट मेक्स इट स्ट्रेसफुल। कोई चीज स्ट्रेसफुल नहीं होती। कोई भी रिलेटिव, कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी सिचुएशन, कोई भी वस्तु स्ट्रेसफुल नहीं होती। हाउ यू रिएक्ट टू इट इज गोइंग टू मेक इट स्ट्रेसफुल। आप मान लीजिए कि कोई नौकरी में है, आप कोई बिजनेस में है, कोई भी चीज में आप काम कर रहे हैं, तो वो नौकरी या बिजनेस स्ट्रेसफुल नहीं है। हाउ यू मैनेज इज गोइंग टू क्रिएट स्ट्रेस देयर। यदि वही नौकरी आप ठीक से नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो स्ट्रेस आएगा। बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन बिजनेस में यदि वर्किंग कैपिटल, पूंजी की प्रॉब्लम हो रही है, टीम का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई मार्केट का प्रॉब्लम हो रहा है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं उस सिचुएशंस को, तो वो बिजनेस स्ट्रेसफुल हो जाएगा। बीइंग अ स्टूडेंट इज नॉट अ स्ट्रेसफुल थिंग। आप यदि विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो ये कोई स्ट्रेस की बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप मैनेज ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आपका एग्जाम आ गया और पता चला कि पढ़ाई नहीं हुई है, प्रॉपर एग्जाम हुआ और मालूम नहीं है अभी तक पढ़ाई हुई नहीं है, तो तनाव आ जाएगा। यदि हर चीज ठीक से मैनेज किया था, अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना सिलेबस, तो स्ट्रेस कहीं नहीं आएगा। वर्क में भी हर चीज यदि ठीक से मैनेज किया है, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि ठीक से नहीं मैनेज किया है, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो फिर इसको कहेंगे कि स्ट्रेस जो है मैनेज नहीं हो रहा है। राइट? यहाँ पे बहुत लोग साउंड इज नॉट क्लियर या साउंड नहीं आ रही है बीच में लिखते रहते हैं।
प्लीज नोट, आपके सिस्टम में यदि म्यूट है तो साउंड नहीं आएगी, आपको जो है अनम्यूट करना है। और आपका जो कोई यदि कहता है कि साउंड नहीं आ रही है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी लोग उनको कंफर्म करें कि साउंड आ रही है, ताकि वो जो है अपने सिस्टम को ठीक कर सके। थैंक यू सो मच। तो हम बात ये कर रहे थे कि नथिंग इज स्ट्रेसफुल। आप यदि समझें कि ये सिचुएशन स्ट्रेसफुल है, ये काम स्ट्रेसफुल है, ये वो स्ट्रेसफुल है, हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग इज स्ट्रेसफुल। आइए इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, और बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, आपने कहीं ना कहीं एग्जाम्पल जरूर सुना होगा। लेकिन आज हम इस एग्जाम्पल को लेके समझते हैं कि नथिंग इज स्ट्रेसफुल। आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप उसको कैसे डील करते हैं, वो स्ट्रेसफुल है। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने तस्वीर आपके सामने रखी है। इस तस्वीर को ऐसे जाने कि व्हाट इज इन योर कप, आपके कप में क्या है। मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि आप एक कप में कॉफी पकड़े हैं और कॉफी को होल्ड किया है आपने, और कोई बगल से जा रहा था, उसका हाथ लग गया और आपकी कॉफी जो है पूरी गिर गई। कोई आया, आपसे टकरा गया, हाथ लग गया, आपकी कॉफी पूरी गिर गई, जिस तरीके से स्लाइड पे मैंने गिराई है, कॉफी पूरी गिर गई। और कॉफी पूरी तरीके से आपके कपड़े पे गिर गई, जमीन पे गिर गई। तो सवाल ये उठता है, व्हाई डिड यू स्पिल द कॉफी। आपने कॉफी क्यों गिराया। आप सीधा आंसर देंगे कि बिकॉज समवन बम्प्ड इनटू मी, कोई आके मेरे से टकरा गया। इजंट इट? यस और नो? कीप टाइपिंग यस नो क्विकली इन द चैट बॉक्स। सिंपल आंसर है कि मैं कॉफी लेके जा रहा था या खड़ा था, एक बंदा उधर से बिना देखे आया, हाथ लगा दिया, हाथ कॉफी में लग गई, कप फिसल गया, कॉफी गिर गई। कॉफी क्यों गिरा, ये आंसर क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? बिकॉज कोई आके उसमें टकरा गया, इसलिए कॉफी गिर गई। सही आंसर है यस और नो? सोनू सैनी जी कह रहे हैं यस, सब लोग बोल रहे हैं यस। यस, यही आंसर बताया आपने, सही आंसर है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आंसर गलत है, दिस इज अ रॉन्ग आंसर। ये गलत आंसर है। आपने कॉफी गिराया क्योंकि उस कप में कॉफी था। आपने कॉफी गिराया क्योंकि उस कप में कॉफी था। यदि उस कप में दूध होता तो दूध गिरता, यदि उस कप में चाय होता तो चाय गिरता, यदि उस कप में कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं गिरता। इस बात से क्या क्या जाहिर करना चाहता हूं? इस उदाहरण का पर्पस ये है कि वॉट एवर इज इनसाइड द कप विल स्पिल आउट। जो भी आपके कप के अंदर होगा वही बाहर गिरेगा। जो भी आपके कप के अंदर होगा वही बाहर गिरेगा। आपके अंदर यदि स्माइल होगा, शांति होगा, खुशी होगी, तो खुशी बाहर गिरेगा। यदि आप चिढ़े हुए होंगे, एंगर होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, तो फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलेगा। एक एग्जांपल लीजिए कि आप जो है, मान लीजिए ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं, राइट। आप ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं और ट्रैफिक जाम, बहुत बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, कोई इधर उधर से जा रहा है, गाड़ी फंसा हुआ है। अब यदि आप वहां पे क्या छलकाएंगे, क्या निकलेगा? आपके अंदर जो है वो निकलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ट्रैफिक जाम है और आप जो है स्टीयरिंग पे तबला बजा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। यदि आपके अंदर शांति है, आपके अंदर सेटिस्फैक्शन है, आप प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं सब चीजों को। क्या क्या चीजों को? थोड़ी पहले स्लाइड में हमने डिस्कस किया। आपके माइंड को, आपके बॉडी को, आपके इमोशन को, आपके टाइम को, हर चीज को, जब आप अपने रिसोर्स को यदि बढ़िया से मैनेज कर रहे हैं, तो आप जब जो छलकाएंगे वो खुशी होगा, वो अच्छी शांति होगी, उसमें कुछ कुछ टेंशन वाली बात नहीं आएगी। लेकिन वही यदि मान लीजिए कि आप लेट से स्टार्ट हुए थे घर से, ऑफिस के लिए ऑलरेडी लेट हो रहे थे, आपके पास 20 मिनट का रास्ता था, आप जो है 19 मिनट का ड्यूरेशन लेके निकले थे। गूगल मैप कह रहा था कि इट विल टेक 25 मिनट्स, और आपको पहुंच जाना था 15 मिनट में। 10 मिनट का पहले से ही शॉर्टेज था। अब हो गया ट्रैफिक जाम, आप गए फंस। तो क्या होगा अब सिचुएशन? आपका क्या छलकेगा? जो अंदर होगा वो छलकेगा। आप ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप ऑलरेडी परेशान हैं, आपके अंदर ऑलरेडी स्ट्रेस बढ़ा हुआ है। तो क्या छलकेगा? आप चिढ़ेंगे, आप बुदबुदाएंगे, आप किसी को फ्रस्ट्रेट करेंगे, आप किसी पे गुस्सा करेंगे और स्ट्रेस करेंगे। तो इस कप वाले एग्जाम्पल से मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि
वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ, हमें अपने आप को पूछने की जरूरत है कि व्हाट इज इन माई कप, आपके कप में क्या है। जब जिंदगी टफ हो जाती है, जब सिचुएशन टफ हो जाता है, ये कोई बता के नहीं टफ होता है, सप्ताह में एक दो बार टफ हो जाता है, दिन में एक दो बार टफ हो जाता है, महीने में एक दो बार टफ हो जाता है। जब जिंदगी में टफनेस आती है, जब जिंदगी टफ हो जाता है, तो उस समय क्या बाहर निकलता है, व्हाट स्पिल्स आउट ऑफ यू? जॉय, ग्रेटफुलनेस, पीस, ह्यूमिलिटी, या एंगर, बिटरनेस, हार्श वर्ड्स, गाली देना, कुछ इस तरीके के गुस्से वाले रिएक्शंस, क्या निकलता है बाहर? इसीलिए कभी आप देखें तो किसी सेंट को देखेंगे या कोई पंडित श्री रविशंकर को देखेंगे या इस तरीके की कोई चीजों को देखेंगे, सो दे आर ऑलवेज स्माइलिंग। आपको लगता है उनके पास कम प्रॉब्लम होगा, बट दे आर मैनेजिंग इट क्वाइट वेल। और आज हम वो जानने जा रहे हैं आगे के स्लाइड्स में कि कैसे मैनेज करना है। दे आर मैनेजिंग इट क्वाइट वेल। और जब हर चीज नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, तो क्या निकलेगा? उनके कप में क्या है? उनके कप में ग्रेटफुलनेस है, जॉय है, पीस है, ह्यूमिलिटी है, हैप्पीनेस है, वही निकलेगा। क्लियर है? टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स और हम आगे बढ़ेंगे। बढ़ते समय इस स्लाइड के एग्जाम्पल में मैं एक ही कहना चाहूंगा कि लाइफ जो है आपको कप देता है, आपको चुनना है कि उसमें आप क्या भरेंगे। जिंदगी ने आपको एक कप दिया है, व्हाट इज इन योर कप, ये आपका डिसीजन है, आपको भरना है उसमें। तो इसीलिए व्हाट इज इन योर कप, ये हमेशा याद रखें और इस पे बात करें। अब बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में कि इज ऑल स्ट्रेस बैड? जो तनाव है वो क्या सही में बैड है? सब तनाव बुरा ही है क्या, बैड है क्या? यस और नो टाइप करें। तनाव हमेशा बुरा है कि कभी कभी अच्छा है? तनाव हमेशा बुरा है क्या? ऑल स्ट्रेस इज नॉट बैड। मॉडरेट लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है जिंदगी में होनी चाहिए, मॉडरेट लेवल होनी चाहिए, बिकॉज उसकी जरूरत है, वो निहायत जरूरी है आपके परफॉर्मेंस को, आपके एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। यदि स्ट्रेस होगा ही नहीं तो ना परफॉर्मेंस आएगी ना एफिशिएंसी आएगी। टू लिटिल स्ट्रेस हो जाए, बहुत कम स्ट्रेस हो जाए, तो बोर हो जाएंगे आप, बोर्डम आने लग जाएगा, और बोर्डम आया तो लाइफ एकदम स्लो पिच पे जाएगी और कर्व नीचे जाने लगेगा। स्ट्रेस एक और चीज करती है, स्ट्रेस आपके डेली चैलेंज को मीट करने में आपकी मदद करती है, आपको मोटिवेट करती है और आपको आपके गोल तक पहुंचाने का काम करती है। यदि मान लीजिए कि स्ट्रेस नहीं होगा तो आप अपने गोल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। थोड़ा स्ट्रेस होना पड़ेगा ताकि आप अपने गोल पे पहुंच पाए। अल्टीमेटली ये थोड़ा स्ट्रेस इसलिए भी जरूरी है कि आप स्मार्ट बने, आप ज्यादा खुश बने, हैप्पी बने, हेल्दी बने, इसके लिए स्ट्रेस की जरूरत है। एक एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए कि आपको स्ट्रेस हो ही नहीं, तो फिर कुछ भी खाएंगे, नहीं खाएंगे, कुछ भी कर लेंगे। लेकिन स्ट्रेस है कि ये खाने से मोटापा बढ़ जाएगी, ये खाने से ये हो जाएगा, तो आप नहीं खाते हैं। नहीं खाया तो फिर एसिडिटी हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो फिर आप खाते हैं। स्ट्रेस ही नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, फिर तो बहुत सारा चीज फीका छूट छूट जाएगा। थोड़ा सा स्ट्रेस जरूरी है, थोड़ा स्ट्रेस हमेशा जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। अब यदि हमारे एंशियंट एंसेस्टर्स की बात करें, हमारे पूर्वजों की बात करेंगे, आदि मानव की बात करेंगे, तो उन लोगों ने सरवाइव किया ओनली बिकॉज उनके पास थोड़ा स्ट्रेस था। सोचिए यदि स्ट्रेस ही नहीं होता तो सरवाइव करते क्या? जंगली जानवर उनको छोड़ता क्या? ये मौसम उनको छोड़ता क्या? प्राकृतिक जो तरीके हैं, आपदाएं हैं, वो उनको छोड़ती क्या? कोई बचता ही नहीं। लेकिन चूंकि थोड़ा तनाव है कि यहाँ बाघ आ जाएगा, शेर आ जाएगा, सांप निकल जाएगा, तो वो उसका बचाव कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा तनाव है। तो सर्वाइवल के लिए, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए तनाव की जरूरत है। आज यदि हम जिंदा हैं, सर्वाइव्ड हैं पूर्वजों से लेके अभी तक, तो इसीलिए कि हमारे पास थोड़ा सा स्ट्रेस है। एक एग्जांपल लीजिए स्टूडेंट का। स्टूडेंट को भी सरवाइव करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस की जरूरत है। यदि मान लो कि विद्यार्थी के पास स्ट्रेस ही ना हो, एग्जाम का कोई स्ट्रेस ही ना हो, कोई टेंशन ही नहीं हो, तो वो पढ़ाई ही नहीं करेगा, तनाव ही नहीं है।
बहुत ज्यादा तनाव खतरनाक है। एग्जाम स्ट्रेस हो गया तो एग्जाम में गड़बड़ हो गया, लेकिन थोड़ा तनाव रहेगा तो ही तो एग्जाम का, थोड़ा तनाव आएगा तो ही तो एग्जाम का काम करेगा। वर्क का थोड़ा तनाव आएगा कि ये काम पूरा करना है इस समय तक, तभी तो काम पूरा होगा। यदि तनाव ही नहीं होगा तो काम ही नहीं पूरा होगा कभी। तो थोड़ा तनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। तनाव थोड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस, कीप गिविंग मी योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। अब हम बात करने जाए तनाव के मैकेनिज्म की, कि ये तनाव होता कैसे है। सो लेट अस टॉक अबाउट कि कैसे होता है ये स्ट्रेस। इस स्ट्रेस के मैकेनिज्म की बात करते हैं कि ये होता कैसे है। तो मैंने आपके यहाँ पे आपको स्टेज दिखाए हैं, स्टेज 1 2 3 4। स्टेज 1 में क्या होता है, कोई स्टिमुली, हमारे पांचों इंद्रियों में से कोई भी इंद्री या 2 3 4 इंद्री मिलके कोई स्टिमुली को देखते हैं। कोई स्टिमुलस सामने आपके आता है, उसको आप देखते हैं। आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, त्वचा से महसूस करते हैं। पांचों इंद्रियों से आप कुछ ना कुछ देखते हैं, समझते हैं। कोई स्टिमुली आपके सामने आता है। ब्रेन क्या करता है स्टेज 2 में? ब्रेन इसको उठाता है और इसको डिसाइड करता है। दो बीन है उसके पास, थ्रेट नॉन थ्रेट। वो कहता है कि थ्रेट है कि नॉन थ्रेट है, उसको टैग कर देता है, लेबल कर देता है। कोई भी चीज जो देखते हैं आप, मान लीजिए कि यहाँ पे एक आदमी आ रहा है, चल के आ रहा है, तो आप देखते हैं वो आदमी है। आपकी आंख ने देखा कि आदमी है, आपके कान ने सुना कि कोई आवाज आ रही है, ब्रेन को तुरंत मैसेज गया, ब्रेन ने तुरंत डिसाइड किया कि वो हमारे लिए खतरा है, नहीं खतरा है, थ्रेट है कि नॉन थ्रेट है। यदि मान लीजिए कि कोई ऐसे आपको मारने के लिए चला आ रहा है, देखा ये तो मारने को आ रहा है मुझे, तुरंत ब्रेन ने कहा ये खतरा है। वो चला आ रहा है, अरे ये तो मेरा दोस्त आ रहा है, तो आपके ब्रेन ने कहा कि ये खतरा नहीं है। ये खतरा है कि नहीं खतरा है, ये ब्रेन देखता है। आप गाड़ी चला रहे हैं, सामने से गाड़ी चली आ रही है, गाड़ी दूसरे लेन में आ रही है, आप दूसरे लेन में जा रहे हैं, आपकी आंखों ने देखा, ब्रेन को मैसेज गया, ब्रेन ने तुरंत डिसाइड किया कि ये खतरा नहीं है, वो बराबर जा रहा है। एक सामने गाड़ी चली आ रही थी जो आप ही के लेन में पागल की तरह टेढ़े गाड़ी चला के चला आ रहा था, आपके दिमाग ने आंख ने देखा, उसी दिमाग ने तुरंत डिसाइड किया कि ये खतरा है, थ्रेट है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि स्टेज 2 में क्या हो रहा है कि दिमाग डिसाइड कर रहा है। दो ही तरीके हैं उसके, खतरा है कि नॉन खतरा है, थ्रेट है कि नॉन थ्रेट है। अब तीसरा स्टेज क्या है? तीसरा स्टेज है कि बॉडी एक्टिवेटेड हो जाता है या अराउज हो जाता है तब तक जब तक कि वो खतरा टल ना जाए। जैसे ही दिमाग ने कह दिया कि खतरा है, तो क्या हो गया, बॉडी जो है एक्टिवेट हो जाता है। बहुत सारी सिस्टम चालू हो जाती हैं, जिसपे हम अभी चर्चा करेंगे। बहुत सारी सिस्टम एक साथ चालू हो जाती हैं और वो तब तक अराउज रहती हैं, चालू रहती हैं जब तक कि खतरा टल ना जाए। अब चौथे स्टेज की बात करते हैं। चौथा स्टेज है कि जब थ्रेट चला जाता है, खत्म हो जाता है, दिमाग मान लेता है कि अब थ्रेट नहीं रहा, तब बॉडी जो है वापस जो है होम्योस्टैसिस में चला जाता है। होम्योस्टैसिस मतलब नॉर्मल कंडीशन में चला जाता है, जिसको कि फिजियोलॉजिकल कामनेस का स्टेज कहते हैं, कि एकदम शांत हो गया, खतरा चला गया। सुनामी आया या कोई चक्रवात का नोटिस आया, सब अलर्ट मोड में था, पूरा सिस्टम, सरकार, तंत्रणा। और बाद में क्या हुआ, जब सुनामी चला गया, तनाव खत्म हो गया, तब सिस्टम को फिर नॉर्मल मोड में रख दिया गया। सारे एनडीआरएफ टीम को वापस बुला ली गई, सब सिस्टम को सेट वापस नॉर्मल कर दिया गया। मतलब क्या हुई, अलर्ट खत्म हो गया और ये चीज हो गई। जब अलर्ट था तो बहुत सारी सिस्टम एक साथ प्रॉब्लम कर रही थी, काम कर रही थी, बहुत सारी चीजें एक्टिवेट हो गई थी। तो यहाँ पे स्टेज 1 2 3 4 था। अब हम बात करते हैं क्या होता है जब आप इन थ्रेट्स को महसूस करते हैं, आपकी बॉडी में किस तरीके का काम होता है। स्ट्रेस मैकेनिज्म की बात करें तो क्या होता है जब आप थ्रेट महसूस करते हैं। तो फाइट और फ्लाइट सिचुएशन आपने सुना होगा। कितने लोगों ने फाइट और फ्लाइट सिचुएशन सुना है? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स यस या नो। आपने फाइट और फ्लाइट ऐसी सिचुएशन सुनी है? अमित सिन्हा जी कोरोना टाइम बता रहे हैं, वेरी गुड एग्जांपल गिवन बाय अमित सिन्हा। कोरोना टाइम में भी वही चीज था, हम जो है सिस्टम एक्टिवेट थे,
उस चीज को हम यहाँ पे अपने बॉडी के ऊपर समझ रहे हैं। फाइट और फ्लाइट की बात करते हैं। फाइट और फ्लाइट का मतलब हुआ कि जब आप किसी चीज को देखते हैं, जब आपकी 5 इंद्रियों में से कोई भी इंद्रिय यदि किसी चीज को सेंस करता है, दिमाग उसको डिसाइड करता है कि ये खतरा है कि नॉन खतरा है। लेकिन जैसे ही खतरा डिसाइड करता है तो क्या होता है, तुरंत दो ही बातें होती हैं, या तो फाइट या फिर फ्लाइट। या तो आप लड़ लेते हैं या आप भाग लेते हैं। यस और नो? या तो आप लड़ लेते हैं या भाग लेते हैं। सिचुएशन जो भी आई, पता चला कि ये खतरा है, तो आप तो भिड़ लेते हैं सीधा कि अच्छा ये गाड़ी पंचर हो गई, तो प्रॉब्लम समझ में आया, अब आप इसको ये करेंगे। कोई ऐसा हो रहा है तो आप उसको तुरंत फेस कर लेंगे। मान लीजिए कि आप जा रहे हैं जंगल में, एक रास्ते पे अचानक एक जो है जंगल में से एक डॉग जो है आपके ऊपर अटैक कर दिया। अब एक कुत्ते ने आपके ऊपर अटैक कर दिया, तो आप क्या करेंगे? या तो वहां से भाग लेंगे या फिर कुत्ते को भिड़ लेंगे और कुत्ते का कुछ उठा के मारेंगे, कुछ करेंगे। एक भैंसा या कोई बड़ा जानवर आपको दौड़ा दिया, आप क्या करेंगे? या तो आप उसको वापस अटैक करेंगे, आप भी कोई चीज से उसको भगाएंगे, या फिर आप भाग लेंगे। ये तो जानवर और वो सांप और वो कुत्ते की बात हुई। लेकिन जब लाइफ में कोई सिचुएशन में आप होते हैं, जब ऑफिस में होते हैं, जब आप बिजनेस में होते हैं, जब आप रिलेशनशिप में होते हैं, तो जो भी सिचुएशन आपको आती है, या तो आप उसको फेस करते हैं या फिर भाग लेते हैं। फाइट होती है या फ्लाइट हो जाती है। बट दोनों चीजों के लिए, चाहे वो फाइट हो या फ्लाइट हो, आपको बहुत सारा एनर्जी का जरूरत होता है। राइट? इजंट इट? यस और नो? बहुत सारा एनर्जी का जरूरत होता है। लड़ना है तो भी एनर्जी का जरूरत होता है, और भाग लेना है तो भी एनर्जी का जरूरत होता है। बहुत सारा एनर्जी का जरूरत होता है। और मैं आपको मैकेनिज्म समझा रहा हूं कि किस तरीके का स्ट्रेस होने पे मैकेनिज्म बॉडी के अंदर चलता है। फाइट एंड फ्लाइट से बढ़िया एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता समझने के लिए। आप ऐसे समझें कि चाहे आप लड़ लें या फिर आप भाग लें, दोनों ही कंडीशन में बहुत सारे एनर्जी की जरूरत होगी, बहुत सारा फोकस, कंसंट्रेशन, ध्यान की जरूरत होगी, आपके स्टैमिना की जरूरत होगी। और इस सब के लिए शरीर में पूरी सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया जाता है। एनडीआरएफ टीम की जरूरत पड़ेगी तो एनडीआरएफ को एक्टिवेट कर दिया जाता है। ये इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम गॉड ने बनाया है, और ये सिस्टम इस पूरी चीज को मैनेज करता है, पूरे प्रोसेस को मैनेज करता है। हम अभी प्रोसेस समझ रहे हैं कि स्ट्रेस में होता क्या है। फाइट हुआ या फ्लाइट हुआ, बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। छोटा एनर्जी नहीं लगेगा, यू नीड इंटेंसिटी। आपको सुपर एनर्जी लगेगा टू डील विद दैट सिचुएशन। और अपना बॉडी इस तरीके से बनाया गया है, सिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया है कि द मोमेंट यू सेंस एनी थ्रेट, कोई रिस्क दिखता है, कोई अनसर्टेनिटी दिखती है लाइफ में, तो क्या होता है, आपका होल सिस्टम जो है बॉडी का, वो एक्टिवेट हो जाता है रिस्पॉन्स की तरह। हमारे बॉडी में एड्रेनालिन निकलना शुरू हो जाता है, केमिकल बनना शुरू हो जाता है। जैसे ही ये एक्टिवेट हुआ फाइट और फ्लाइट, एड्रेनालिन बनने का काम शुरू हो जाता है। हमारे लीवर के पास करीब 40% ग्लूकोज, जो हमारा टोटल ग्लूकोज है, उसका 40% हमेशा लीवर के पास रिजर्व रहता है फाइट और फ्लाइट के लिए। हमेशा रिजर्व रहता है, क्योंकि उस समय आपको ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी। और 40%, छोटा मोटा नहीं, रिजर्व टंकी में 5 लीटर नहीं रखा है, 40% ऑफ योर टोटल ग्लूकोज इज देयर इन द रिजर्व टंकी। और जैसे ही आप भागने की बात करते हैं या लड़ने की बात करते हैं, पूरा का पूरा रिलीज कर दिया जाता है, ताकि आपको उस समय उतना एनर्जी, उतना ताकत मिल जाए, और या तो आप फाइट कर लें या फ्लाइट कर लें। तो क्या होता है, और इसमें एक और चीज होती है कि आप देखेंगे तो जो मैंने 40% ग्लूकोज की बात बताई लीवर में स्टोर्ड है, वो एक और चीज करता है। यदि आप बार बार तनाव में जाते हैं तो बार बार उसको रिलीज करते रहता है। इसीलिए तनाव से डायबिटीज होता है। इसीलिए तनाव से आप प्री डायबिटिक होते हैं और सीधे डायबिटिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार वो ग्लूकोज रिलीज हो जाता है। बांध जो है बार बार खोल दिया जाता है। वो बोलते हैं ना कि जमुना का बैराज खोल दिया जाता है बार बार, तो बार बार खोल दिया जाता है, तो बाद में वो डायबिटीज का लेवल हो जाता है। तो इसलिए ये पूरा सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए स्ट्रेस इतना खतरनाक है। हम उसके टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में? यहां पे मैंने एक चार्ट आपको दिखाया है। स्ट्रेस के रेस्पॉन्स में बॉडी जो है
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। यहां पे मैंने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको दिखाया है स्क्रीन पे। और अचानक जो है हार्मोन्स का रिलीज होना शुरू हो जाता है, बहुत सारे हार्मोन रिलीज होने लगते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब क्या करता है, उसके बाद ये रिलीज होने के बाद वो जो है एडर्नल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है। और जब उसको स्टिमुलेट करता है तो वहां पे सर्टेन केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिसमें एड्रेनालिन शामिल है, नोराड्रेनालिन शामिल है। ये सारे रिलीज होते हैं। और यदि आप देखेंगे तो फिर उसके बाद चेन ऑफ रिएक्शन चालू हो जाता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक रिएक्शन चालू हो जाती है पूरी। और वो रिएक्शन में क्या क्या शामिल है, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर शूट हो जाता है, आपकी ब्रीदिंग रेट, सांस तेज तेज चलने लगती है। और जैसे ही आपका थ्रेट चला जाता है, खतरा खत्म हो जाता है, तो सब चीज नॉर्मल होने लगती है। और कितना टाइम लगता है खतरा खत्म होने के बाद? इट टेक्स 20 मिनट्स टू 60 मिनट, 20 मिनट कम से कम लगेगा, 1 घंटा भी लगेगा टू फॉर बॉडी टू रिटर्न इन प्री अराउजल स्टेट। नॉर्मल स्टेट में आने के लिए उसको 1 घंटा लगेगा, 20 मिनट से कम नहीं लगेगा। इसीलिए जब भी आपको तनाव होता है, ये पूरा सिस्टम उतने देर के लिए नए प्रक्रिया में लुक जाता है। तो ये स्ट्रेस रेस्पॉन्स सिस्टम का एक समराइज चार्ट है आपके सामने, जिसको आप बढ़िया से देख सकते हैं कि एड्रेनालिन कैसे बनता है, किस तरीके से एड्रेनल ग्लैंड्स उसको प्रोड्यूस करता है। यदि आप किसी सिचुएशन को स्ट्रेसफुल परसीव करते हैं, कैसे परसीव करते हैं इस पर डिपेंड करता है। यदि आप खतरा मानते हैं तो खतरा है, हो सकता है खतरा ना हो, आप ही मान लेते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, हमारे रिलेशन में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो सिचुएशन को बहुत ज्यादा खतरनाक मान लेते हैं, या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मान लेते हैं कि नहीं, ये मेरा तो ऐसा ही प्रॉब्लम हो गया, मेरा ऐसा ही प्रॉब्लम हो गया। तो यदि प्रॉब्लम मान लिया तो फिर बॉडी सारा कुछ करेगा, बॉडी सब कुछ निकालेगा, सब कुछ निकाल के चालू कर देगा। तो बॉडी सारा कुछ करेगा जो जो खतरे को देख के करना चाहिए था। फाइट और फ्लाइट का सिचुएशन आ गया बॉडी में, बॉडी काम शुरू कर देगा। तो आप कैसे परसीव करते हैं? यदि आप देखते हैं कि नहीं, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको मैनेज करेंगे, आप सब चीज मेंटेन्ड है, तो फिर प्रॉब्लम कम होगा। तो हाइपोथैलेमस जिसको कहते हैं, वो आपके एक ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट रीजन है, वहां पे स्ट्रेस का रेस्पॉन्स लिया जाता है। और वही उसके बाद डिसाइड करता है कि ये जो है क्या बोलते हैं, ये फाइट फ्लाइट का सिचुएशन है कि नहीं है, खतरा है कि नहीं है। और ये उसके बाद मैसेज भेजना शुरू कर देता है। मैसेज किसको भेजता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज भेजता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है कि उस मैसेज को एडर्नल ग्लैंड्स को भेजता है। और एडर्नल ग्लैंड्स उसके बाद अपना वो सब प्रोडक्शन शुरू कर देता है एड्रेनालिन का। और एडर्नल ग्लैंड कहाँ पे है? तो आपके किडनी के ठीक ऊपर अवस्थित है। छोटा सा ग्लैंड है जो किडनी के ठीक ऊपर है, और वही ये सारा काम करता है। यहाँ पे मैंने इन शॉर्ट आपको बताने के लिए एक तस्वीर रखा है कि आपको जब भी थ्रेट दिखाई पड़ता है, जब आपको लगता है कि ये खतरा है, तो अलार्म होता है। अलार्म मतलब मैसेज छोड़ दिया जाता है कि खतरा है। उसके बाद स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं, प्रोडक्शन होती है, और बॉडी भर में चेंजेस होते हैं, फुल बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं। तो व्हाट आर दिस हार्मोन्स? यदि हम हार्मोन की बात करें तो ये क्या क्या हार्मोन्स हैं? हम 3 हार्मोन की बात करेंगे, 3 मेजर स्ट्रेस हार्मोन्स। और ये 3 मेजर स्ट्रेस हार्मोन्स क्या क्या हैं? तो एक तो एड्रेनालिन है, जिसकी बात हमने की, दूसरा कॉर्टिसोल है, और तीसरा नोरेपिनेफ्रन है, नोरेपिनेफ्रन। और ये तीनों के तीनों को आप कह सकते हैं कि 3 मेजर स्ट्रेस हार्मोन्स हैं। एक एक करके क्लियरली समझते हैं। एड्रेनालिन जो है, इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। ये जो है एड्रेनल ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम द ब्रेन दैट सिचुएशन स्ट्रेसफुल। कुछ ऐसा खतरा दिखा है, जैसे ही ब्रेन से सिग्नल आता है, खटाक से प्रोडक्शन चालू कर देता है और इंस्टेंट काम करता है। सिग्नल आया, प्रोडक्शन चालू, ये काम है एड्रेनल ग्लैंड का, और इसीलिए इसको एड्रेनालिन कहते हैं। ये खाली प्रोडक्शन ही नहीं करता है, ये इसके साथ साथ हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, ब्लड फ्लो की रफ्तार तेज हो जाती है, अलर्टनेस बढ़ा देता है, आपका माइंड एकदम अलर्ट हो जाता है, उस समय एकदम कंसंट्रेट हो जाता है। तो एड्रेनालिन जो है, ये एक और काम करता है, ये आपकी एनर्जी को सर्ज करता है, देता है।
मतलब आपकी एनर्जी लेवल को अचानक बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, और आपकी सेंसिटिविटी पेन घटा देता है। उस समय आपको कुछ नहीं लगेगा, उस समय आपको महसूस नहीं होगा। आप देखिएगा कभी किसी से आपने लड़ाई कर लिया तो उस समय धाड़ धाड़ लड़ाई कर रहे थे, यहां लग रहा था, वहां लग रहा था, चोट लग रही थी, लेकिन थोड़ा सा सेंसिटिविटी टू पेन कम कर दिया था उस समय उसने। ऐसे बैठे बैठे रहे और थोड़ा सा कुछ चुभ जाए तो आपको लगता है कि अरे चोट लग गई, चुभ गया। लेकिन आप देखिएगा कभी कभी आप कुछ कर रहे होते हैं, फाइट और फ्लाइट मोड में, उस समय कहां से घिस गया था आपको बाद में पता चलता है कि ये कैसा कट गया। कटने का अनुभूति उस समय नहीं हुआ था आपको। कितने लोग इस बात से अग्री हैं? कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि ऐसा होता है? टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। इस तरीके का होता है ना कि जब आप फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि कहां से चोट लगा, कैसे हुआ, कब हुआ। तो ये क्या हो रहा है? ये एड्रेनालिन का काम है। ये एड्रेनालिन का इतना काम है। मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं कार के लेन में, और कार के लेन में आप गाड़ी चला रहे हैं, अचानक पता चला कि एक पीछे से बंदा आ रहा था। आप लेन चेंज कर रहे थे और पीछे से बंदा बहुत तेजी से आ रहा था, आप वापस लेन जो है संभाल लिया। या कोई बंदा जा रहा था, आप ऐसा घुमा लिया, वो माने उस गाड़ी से टक्कर होते होते बच गई, या किसी आदमी को उड़ाते उड़ाते आप बच गए। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, उसकी गलती है आपकी गलती फर्क नहीं पड़ता। यदि आप 1 सेकंड के लिए बच गए तो उस समय आप देखिएगा आपका माइंड एकदम अलर्ट हो जाता है, एक बार सेहरन सी आ जाती है, आपके पास थोड़े से पसीने हो जाते हैं, कुछ ये हो जाता है, कोई ऐसे सिम्टम्स आ जाती है। उसमें एक चीज जरूर होगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, अलर्टनेस आपका बढ़ जाएगा। ये क्या था? खटाक करके एड्रेनल रिलीज हो गया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में एड्रेनल रिलीज हो गया, क्योंकि माइंड ने तुरंत सिग्नल दिया कि खतरा है, खतरा था, बच गए, एड्रेनल रिलीज हो गया। क्लियर है एड्रेनलिन? अब हम बात करते हैं दूसरे हार्मोन की। दूसरा हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को स्टेरॉयड हार्मोन भी कहते हैं, और इसको भी एडर्नल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। इसको भी, इसका प्रोडक्शन जो है एडर्नल ग्लैंड ही करता है, और इसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। जैसे एड्रेनलिन खट करके बन जाता था इंस्टेंट, ये इंस्टेंट नहीं बनता, इसको थोड़ा टाइम लगता है, मिनट लग सकता है, 1 डेढ़ 2 मिनट लग सकता है। तो मिनट्स कह सकते हैं कि इसको मिनट्स लगता है रादर देन सेकंड्स। एड्रेनल सेकंड में बनता है, इसको मिनट्स लगते हैं। मिनट किस बात के लिए लगते हैं? फॉर यू टू फील द इफेक्ट ऑफ दैट कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल बन रहा है लेकिन आपको इफेक्ट आने में मिनट्स लगेंगे। और कॉर्टिसोल का क्या काम है? कॉर्टिसोल का काम है फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करना और आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना। क्योंकि एड्रेनल भाई साहब तो पूरा शूट कर दिया ब्लड प्रेशर, पता चला ब्लड प्रेशर शूट होकर 300 पे चला गया, 400 पे चला गया। इनका काम है ब्लड को कंट्रोल में रखना, प्रेशर को कंट्रोल में रखना, और उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ाना है, मतलब जोश दिलाना है, ताकि आप आगे बढ़ें, बट इतना आगे ना बढ़ जाए कि जाके कूद जाए। तो इसकी बात वो करता है। बट वेन यू रिमेन ऑन अ प्रॉब्लम लंबे समय तक, कॉर्टिसोल का प्रॉब्लम समझिए कहां पे है। आप तनाव में आए और फिर ठीक हो गए, ऑल राइट, लेकिन मान लीजिए कि उस तनाव मोड में आप लंबे समय तक रह गए, तो कॉर्टिसोल रिलीज होता रहेगा लंबे समय तक। मतलब आपने बोला कि नहीं, अब जो है इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और इमरजेंसी में ही चल रहे हैं पिछले 1 महीने से या 3 महीने से या 8 महीने से, आप तनाव में ही चल रहे हैं, तनाव खत्म ही नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है? लगातार कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है। इफ यू रिमेन ऑन द प्रॉब्लम, द बॉडी कंटिन्यूअसली रिलीजेस कॉर्टिसोल लगातार। और जब ये कॉर्टिसोल एक लेवल के ऊपर हो जाएगा, इसका लेवल एलिवेट हो जाएगा, तब ये बॉडी को हार्म करेगा और मजबूत हार्म करेगा, बॉडी को भारी नुकसान पहुंचाएगा। टू मच कॉर्टिसोल कैन सप्रेस योर इम्यून सिस्टम। पहले तो पूरी की पूरी इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा। जैसे ही इम्यून सिस्टम सप्रेस होएगा, भर भर के बीमारियां शुरू हो जाएंगी, आपके ब्लड प्रेशर को शूट कर देगा, इस लेवल पे ले जाके रख देगा कि आपकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आएगी, दवाई की गोलियों खाने से भी नहीं आएगी। आपको डायबिटिक बना देगा। जैसा मैंने बोला 40% जो है क्या था वो, ग्लूकोज लीवर में संग्रहित था फाइट फ्लाइट सिचुएशन के लिए। जब कॉर्टिसोल ने स्टीयरिंग संभाला, कमांड संभाला, तो धड़ धड़ रिलीज करा रहा है। आप प्री डायबिटिक होकर डायबिटिक हो जाएंगे, आपकी लिबिडो कम हो जाएगी, आपकी सेक्स की इच्छा कम हो जाएगी, आपका जो है स्किन में बहुत सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। स्किन में फोड़े फुंसी जैसी चीज तो होगी ही होगी, एक्जिमा,
किसी तरीके का दिना है या इस तरह का कोई स्किन का कोई भी प्रॉब्लम, नोचनी हो गया, अचानक स्किन में इचिंग शुरू हो गई, अचानक स्किन का कुछ प्रॉब्लम होने लग गया, बहुत सारा चीज शुरू हो जाएगा। किस लिए शुरू हो रहा है? क्योंकि आपका कॉर्टिसोल लगातार रिलीज हो रहा है, आप लगातार तनाव में है, लगातार प्रॉब्लम्स विजुअलाइज कर रहे हैं दिमाग में, तो ये तनाव की बात हो गई। और एक और बड़ा मजेदार काम करता है जो कि लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि ये आपकी ओबेसिटी को बढ़ाता है, वाइसरल फैट को लोड करता है, आपकी बॉडी फैट को बढ़ाता है और आपका वजन बढ़ाता है। मोटापा का एक बड़ा कारण है कि आप लगातार कॉर्टिसोल रिलीज कर रहे होते हैं, लगातार कॉर्टिसोल रिलीज कर रहे होते हैं। और यदि कोई मोटा आदमी है और वजन बहुत कोशिश करने के बाद भी कम नहीं कर पा रहा है तो कॉर्टिसोल नहीं संभाल पा रहा है, कॉर्टिसोल रिलीज हो रही है। अब बात करते हैं तीसरे वाले हार्मोन की, और तीसरे का नाम क्या था? नोरेपिनेफ्रन। नोरेपिनेफ्रन, ये तीसरा नाम है, तीसरा हार्मोन है। ये जो हार्मोन है वो एड्रेनलिन की तरह का ही हार्मोन है, जो कि एड्रेनल ग्लैंड से ही रिलीज होता है, लेकिन ये एक और जगह से भी रिलीज होता है और वो है ब्रेन। तो इन शॉर्ट, नोरेपिनेफ्रन एड्रेनल ग्लैंड से भी रिलीज होता है और ब्रेन से भी रिलीज होता है। अब इसका रोल क्या है नोरेपिनेफ्रन का? रोल इसका है कि ये जो है आपको अराउज करता है और आपको ज्यादा अवेक बनाता है, जागरूक बनाता है, अलर्ट बनाता है, फोकस्ड बनाता है। आप अचानक अलर्ट हो जाते हैं, जग जाते हैं, फोकस में आ जाते हैं, कंसंट्रेट आने लग जाते हैं। और ये आपके ब्लड फ्लो को शिफ्ट करता है उन सारी जगहों से जहां पे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आपके जननेंद्रियों से, आपके कहीं और से, आपके स्किन से, आपके किसी स्काल्प से, हर जगह से ये ब्लड को वापस लेने लग जाता है और सारे ब्लड का सर्कुलेशन को एक जगह पे लगाता है जहां पे प्रॉब्लम हुआ है। बहुत लोगों के बाल में डैंड्रफ होता है, बहुत बाल के स्काल्प में होता है, स्काल्प का फ्लो खराब हो जाता है और बाद में गंजा हो जाता है, बाल थोड़े झड़ने लग जाते हैं। कभी भी देखिएगा तनाव में बाल झड़ता है, कितने लोग ये बात समझते हैं तनाव में बाल ज्यादा झड़ता है? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स किसी का ऐसा झड़ता है तो, या मालूम है तो। स्ट्रेस ज्यादा होने पे बाल ज्यादा झड़ता है। टाइप यस इन द चैट बॉक्स यदि आपको ऐसा पता है तो। क्या होता है वहां पे? वहां पे यही नोरेपिनेफ्रन काम हो रहा है। उसने स्काल्प पे जो ब्लड सप्लाई जा रहा था, ब्लड सर्कुलेशन जा रहा था, उसको अनइम्पॉर्टेंट माना, उससे वापस ले लिया। यहाँ पे टाइप कर रहे हैं सब लोग, यस यस, उसने वापस ले लिया। आपके स्काल्प को अननेसेसरी माना है उस समय, क्योंकि आप प्रॉब्लम में थे कहीं। अब प्रॉब्लम में आप आधे घंटे के लिए आए थे, आधे दिन के लिए आए थे, यहाँ तो प्रॉब्लम में आप पिछले 6 महीने से चल रहे हैं, 1 साल से चल रहे हैं, लगातार जो है नोरेपिनेफ्रन अपना काम कर रहा है। तो क्या कर रहा है वो? वहां वहां से निकाल रहा है। जैसे आपने सबने टाइप किया है। एक और चीज मैं बताऊं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो पुरुषों की नपुंसकता की बीमारी है, वो होती है किस बात से? तनाव से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि नोरेपिनेफ्रन उस समय ब्लड का जो सबसे ज्यादा फ्लो है उसको जो है वहां से हटा दिया जाता है, क्योंकि माइंड कहता है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको वापस लेके कहीं और लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं, बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसका लेना देना आपके स्ट्रेस से है, आपके कनेक्शन से है। स्ट्रेस रेस्पॉन्स की बात करें तो देयर आर टू थिंग्स, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, दो तरीके के हैं। और ये दोनों को मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे बच्चे से दिखाया हुआ है आपके सामने। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर किया? हमने कवर किया एबीसीडी ऑफ द स्ट्रेस, कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, कि क्या क्या कारण है स्ट्रेस के, क्या होता है बॉडी के अंदर, 3 मेजर स्ट्रेस हार्मोन्स भी हमने डिस्कस किए, और हमने ये भी समझा कि यदि थोड़ा स्ट्रेस नहीं रहे तो लाइफ में गोल अचीव नहीं हो सकता या फिर आप सरवाइव नहीं करेंगे। तो थोड़ा स्ट्रेस होने की जरूरत है। अब कॉमन स्ट्रेस के इफेक्ट्स की बात करें तो आपके शरीर पे इसका प्रभाव बहुत सारा होता है, और 3 तरीके के प्रभाव की बात करेंगे और क्विकली समझते हैं। सबसे पहला प्रभाव जो है वो प्रभाव है, और तीनों तरीके के प्रभाव की बात करें तो हम बात कर रहे हैं आपके बॉडी पे, आपके थॉट पे और आपके फीलिंग्स पे। 3 जगह पे प्रभाव हो रहा है आपके बिहेवियर पे। तो लेट अस टॉक अबाउट पहला, आपके बॉडी पे इसका क्या प्रभाव है। हेडेक हो सकता है, मसल स्ट्रेन हो सकता है, टेंशन मसल में आएगा, पेन होगा, चेस्ट पेन हो सकता है, फटीग हो सकता है, सेक्स ड्राइव कम हो सकता है, पेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, स्टोमक अपसेट, एसिडिटी, स्लीप प्रॉब्लम्स। अब दूसरा पार्ट है मूड का। मूड में एंजाइटी है,
रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है, लैक ऑफ फोकस है, आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, या सैडनेस या डिप्रेशन में जा रहे हैं, मोटिवेशन कम हो रहा है। और जो तीसरा टाइप है वो है आपके बिहेवियर पे इसका क्या प्रभाव होता है। तो बिहेवियर पे आप ओवर ईटिंग करते हैं, बिंज ईटिंग करते हैं, या अंडर ईटिंग करते हैं, खाते ही नहीं है, या फिर एंग्री आउटबर्स्ट करते हैं, बार बार आपका फट करके गुस्सा छूटता है, आप फट जाते हैं एक बार में। आप जो है ड्रग या अल्कोहल अब्यूज शुरू कर देते हैं, दारू सिगरेट खैनी तंबाकू शुरू कर लेते हैं, बहुत सारा कॉफी पीने लग जाते हैं, सोशल विड्रॉल हो जाता है, किसी से मिलते जुलते नहीं है, एक्सरसाइज कम करने लग जाते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज को भी कम कराता है, आपकी इच्छा ही नहीं होगी, आप कर ही नहीं पाएंगे। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं कि क्या क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैनेजमेंट क्यों कहते हैं? स्ट्रेस को मैनेज तो नहीं करना चाहिए। आप किस चीजों को मैनेज करते हैं? यू नीड टू मैनेज वैसी चीजें जो आपके लिए कीमती हो, प्रेसियस हो, जो बहुत कॉस्टली चीज है उसको मैनेज किया जाता है। आप पैसे को मैनेज करते हैं, प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं, अपने टाइम को मैनेज करते हैं, अपने धन को मैनेज करते हैं, बट यू डू नॉट मैनेज योर स्ट्रेस। लेकिन एक जार्गन है, हर जगह पे यही कहा जाता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट। एक्चुअली आप स्ट्रेस नहीं मैनेज कर रहे होते हैं। आप क्या मैनेज कर रहे होते हैं? आप कुछ और मैनेज कर रहे होते हैं। और वो कुछ और क्या है? We do not have to manage stress. We need to manage the inability to manage our mind, manage our body, manage our emotion, manage our energy, manage our priorities, manage our time, जो हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़े थे। उन सारी चीजों को मैनेज यदि करें तो स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा। स्ट्रेस को मैनेज नहीं करना पड़ता। तो स्ट्रेस एक्चुअली इज द इनएबिलिटी टू मैनेज आवर ओन सिस्टम। तो हमें अपने सिस्टम को मैनेज करना पड़ेगा। सिस्टम मतलब माइंड प्लस बॉडी। अब हम बात करते हैं वेज टू मैनेज स्ट्रेस का, और समय काफी कम रह गया, बट फिर भी मैं कवर अप करता हूं और आपको 15 इफेक्टिव वेज क्विकली बताने जा रहा हूं। स्ट्रेस मैनेज करने के 15 वेज मैं आपको बताने जा रहा हूं। 15 इफेक्टिव वेज टू मैनेज स्ट्रेस। 15 ऐसे बेहतरीन तरीके जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए लगे। लेट अस स्टार्ट क्विकली। पहला, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेसर। अपने स्ट्रेसर को पहचाने। किस चीज से आपको स्ट्रेस होता है उसको पहचाने। जब तक उसको नहीं पहचानेंगे नहीं होगा। कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, वो कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई एक्टिविटी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपका बॉस हो सकता है, आपका एम्प्लॉय हो सकता है, आपका कार हो सकता है, आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो कंफर्टेबल नहीं है वो हो सकता है, आपकी वर्किंग कैपिटल हो सकती है, आपका बैंक बैलेंस हो सकता है, आपकी वर्किंग कैपिटल के अलावा आपका पेंडिंग वर्कलोड बहुत बड़ा कारण बन सकता है, आपकी बीमारी कोई कारण बन सकती है, आपका कोई दर्द है वो कारण बन सकता है, आपके बच्चे का कोई भविष्य के बारे में चल रहा है वो कारण स्ट्रेसर हो सकता है, इरिटेटिंग बच्चा है वो स्ट्रेसर हो सकता है। दूसरा नंबर, लिव इन प्रेजेंट। ये एक इफेक्टिव वे है। आप यदि रिग्रेट ऑफ पास्ट में हैं, पास्ट में ये हुआ था, तो आप रिग्रेट में हैं। और यदि आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो फियर ऑफ फ्यूचर है। तो रिग्रेट ऑफ पास्ट एंड फियर ऑफ फ्यूचर से बाहर आइए और लिव इन प्रेजेंट। टाइम इज नाउ। अभी के समय में आप बेस्ट करें, ये चीज करें, तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेटजी है आपके स्ट्रेस को कम करने का। तीसरी बात करते हैं, चेंज योर परसेप्शन एंड एक्सपेक्टेशन। परसेप्शन चेंज करें, बिकॉज आप कैसे परसीव कर रहे हैं वैसा हो रहा है। और जितनी बार खतरा परसीव करेंगे, फटाक फटाक बॉडी पूरा चीज रिलीज करने लगेगी, एड्रेनल ग्लैंड एक्टिव हो जाएगा। और जब एक्टिव होगा तो आप बीमार पड़ेंगे, बहुत ज्यादा बीमार पड़ेंगे, आपकी उम्र कम होएगी, दवाई पे जिंदा रहेंगे, ये सब चीजें होंगी। यदि आप एड्रेनल ग्लैंड को नहीं एक्टिवेट होने देंगे, नॉर्मल रहेंगे, तो परसेप्शन चेंज करें और एक्सपेक्टेशन चेंज करें। किसी से एक्सपेक्ट ना करें। मान लीजिए कि आपका बेटा आपको ऐसा नहीं किया, आपका एम्प्लॉय ने ऐसा नहीं किया, आपका किसी पति ने ऐसा नहीं किया, आप एक्सपेक्टेशन ही हटा दें। जैसे ही एक्सपेक्टेशन हटा देंगे, आपको किसी तरीके का स्ट्रेस आएगा ही नहीं। एक्सपेक्टेशन रखेंगे कोई स्ट्रेस आएगा। उसने ऐसा नहीं किया, देखो उसने मेरे से बात नहीं किया, देखो उसने पैसा नहीं दिया, उसने पैसा ऐसा नहीं किया, उसने पूछा भी नहीं। ये सारा एक्सपेक्टेशन ही यदि हटा दिया तो इजी हो जाएगा। चौथा, रियलिस्टिक गोल सेट करें। गोल आपका रियलिस्टिक होना चाहिए। कुछ भी हवाई गोल ले लिया तो अपने आप आपने यू हैव प्रिपेयर्ड योरसेल्फ टू गेट इनटू स्ट्रेस। स्ट्रेस को गोल कम सेट करें, रियलिस्टिक, कम ज्यादा नहीं है, रियलिस्टिक, जो आप कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि शाम तक आप 5 मीटिंग कर सकते हैं, 2 किलोमीटर और जा सकते हैं,
तो उतने की बात करें आप। ये नहीं है कि एक सुबह में पूना में मीटिंग कर लूंगा, फिर सतारा चला जाऊंगा, बेंगलुरु चला जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा और फिर ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा। तो यू हैव एक्चुअली पुट योर सेल्फ इन टू स्ट्रेस। बेटर यू मैनेज योर सिचुएशन। आप जाके अपना सिचुएशन देखें कि क्यों इतनी मीटिंग हो रही है, कैसे करना है। अब बात करें 5वें नंबर की, कीप थिंग्स मैनेजेबल। अपने टास्क को मैनेजेबल पार्ट्स में तोड़ दें, छोटे छोटे मैनेजेबल पार्ट में तोड़ दें, तो वो अपने आप मैनेजेबल हो जाती है। और यदि ये 5वां नंबर कर लें तो चौथा नंबर अपने आप सेट हो जाता है। तो चौथा 5वां कनेक्टेड है। अब छठे नंबर की बात करते हैं। छठा है सेट बाउंड्रीज। सेट बाउंड्रीज फॉर एवरीथिंग इन लाइफ, चाहे वो वर्क हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई भी ऑब्लिगेशन हो आपका, उसके लिए बाउंड्री सेट कर दें कि मैं इतना ही करूंगा, यही करूंगा। बाउंड्री नहीं सेट करेंगे तो स्ट्रेस होगा। 7वां नंबर, डोंट कैरी बैगेज। कुछ लोग बहुत सारा बैगेज लेके चलते हैं, इमोशनल बैगेज, गिल्ट का, रिग्रेट का, फियर का बैगेज लेके चलते हैं। तो ये बैगेज, मान लीजिए कि आपको चलने को कहा जाए आधा किलोमीटर और आपको दे दिया जाए 20 किलो का एक सूटकेस सर पे रख के चलने को, तो चलना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लगातार चल रहे हैं, एकदम खाली रहें तो नो लगेज, नो बैगेज। 8वां नंबर है ब्रीदिंग टेक्निक्स। आप जो है ब्रीदिंग टेक्निक की बात करें, और मैं एक बहुत अच्छा ब्रीदिंग टेक्निक अगले सेशन में आपको बताने वाला हूं, जिसको 2:1 टेक्निक कहते हैं। और वो प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा एक सेशन कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं करना चाहता हूं इस स्ट्रेस से ही कनेक्टेड। सो अगला सेशन हमारा स्ट्रेस का होगा। 9वां, फिजिकल एक्सरसाइज और वर्कआउट। बिकॉज फिजिकल एक्सरसाइज जो है हैप्पी केमिकल्स रिलीज करता है। एक्सरसाइज करने से, जब एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका एंडोर्फिन्स जो होता है, एंडोर्फिन आपकी बॉडी में एक तरीके का हार्मोन्स है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये जो है एंडोर्फिन्स रिलीज करने लगता है जैसे ही आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। तो आपका जो है हर चीज पॉजिटिव लगता है, नेगेटिव इफेक्ट को कम करता है। 10th है योगा। योगा जो है आप यदि करें तो उसका एक सीधा सीधा इफेक्ट आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे होता है, और वो आपके स्ट्रेस को कम करने में सीधे सीधे योगदान देता है। 11 नंबर आइटम है मेडिटेशन। मेडिटेशन से आप अल्फा स्टेट में चले जाते हैं। अब ये अल्फा स्टेट क्या है, ये भी अगले वाले सेशन में हम करने जा रहे हैं। अगला सेशन बहुत रोचक होने जा रहा है, जहां पे आप एक्चुअली आर्ट सीखेंगे, और वहां पे हम बात करने जा रहे हैं सारे ब्रेन वेव्स की। अल्फा एक ब्रेन वेव है, तो हम बात करेंगे पांचों ब्रेन वेव की, अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा, थीटा, पांचों ब्रेन वेव्स की हम बात करेंगे, और स्ट्रेस की बात करेंगे। 12 नंबर है लाफ आउट। जोर जोर से यदि आप हंसते हैं और ठहाके लगाते हैं, तो ये जो है आपके ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है, और ये यदि ऐसा करते हैं तो इससे एंडोर्फिन्स रिलीज बढ़ती है, ऑक्सीजन रिच एयर आपके लंग्स में जाता है, स्टिमुलेशन होता है आपके हार्ट का, आपके लंग्स का, आपके मसल्स का, और बहुत बढ़िया से ये उस समय रिलैक्स फीलिंग आ जाती है। 13 नंबर है शेड्यूल एंड कीप मी टाइम। खुद के लिए समय रखें, मी टाइम। हर दिन थोड़ा वक्त अपने लिए बिताएं, अकेले रहें, मी टाइम बिताएं। और मी टाइम में फिर आपका बैकलॉग सब क्लियर होता है, निकलता है, और मी टाइम पे बहुत ही रोचक चीजें, अमेजिंग पावर ऑफ मी टाइम मैं अगले सेशन में बताने जा रहा हूं। तो मैं ये सारा अगले सेशन की बात आपको बताते जा रहा हूं, ताकि अगले सेशन में हम जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट के नेक्स्ट लेवल को चर्चा करेंगे, और ये जानेंगे कि प्रैक्टिकली हमारे आपकी लाइफ में स्ट्रेस को कैसे बेहतर किया जा सकता है। 14 नंबर पॉइंट है अवॉइड कैफीन्स एंड निकोटीन्स। कैफीन और निकोटीन को अवॉइड करें, दारू को भी अवॉइड करें, अल्कोहल को भी। तो कैफीन, निकोटीन और अल्कोहल का प्रॉब्लम क्या है कि ये एक्चुअली आपके कॉर्टिसोल को ट्रिगर करता है और रिलीज बढ़ा देता है उसका। तो जब कॉर्टिसोल ही बढ़ा दिया, जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, तो फिर तो कोई से फायदा नहीं हुआ। जबकि उनको लगता है कि मैंने सिगरेट पिया है तो तनाव कम हो जाएगा, उस समय सही में थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज उस समय कॉर्टिसोल जोर से रिलीज होता है, लेकिन उसके बाद ये जो है और बढ़ते चला जाता है। और लास्ट वन, 15वां नंबर, हर्ब्स एंड सप्लीमेंट्स। हर्ब्स एंड सप्लीमेंट एक इस तरीके की चीज है जो, बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, आपके किचन में भी भरे हुए हैं, जो आपको तनाव को फाइट करने में, तनाव को कंट्रोल करने में, और ये पूरा का पूरा एडर्नल ग्लैंड के सिस्टम को बेहतर करने में आपकी मदद करते हैं। अश्वगंधा जैसी चीज तनाव को बेहतर करती है। करक्यूमिन हल्दी से निकलता है, नोनी, तुलसी, मोरिंगा,
वाइल्ड बेरीज की आप बात करें, ये सारे के सारे आपके तनाव को बेहतर करने में आपकी बहुत बढ़िया मदद करते हैं। और इन सारे हर्ब्स को हर दिन लेना सही डोज में शायद संभव नहीं होगा, मुश्किल होगा। इसलिए आज के ज़माने में भर-भर के क्वालिटी सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं इन सब चीज़ों के, जो आप सप्लीमेंट के तौर पे ईज़िली ले सकते हैं और वो सप्लीमेंट हो सकती है। मैं उस तरीके के कुछ सप्लीमेंट्स बता देता हूँ आपको, जो गोयंग के ब्रांड में बेहतरीन मौजूद हैं। पहला सप्लीमेंट है नोनी, जो बहुत बढ़िया काम करता है आपके स्ट्रेस को फाइट करने में, क्योंकि ये स्ट्रेस को तो फाइट करता ही है, कम करता ही है, साथ में स्ट्रेस के बाद जो कॉग्निटिव फंक्शन पे बुरा असर पड़ता है उसको बहुत तेजी से रिकवर करता है। तो गोयंग नोनी इज गुड थिंग। इसके बाद टेरा बेरीज है आपके पास गोयंग का, जो वाइल्ड बेरीज से बना हुआ है। इसमें लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो वो क्या करता है, वो आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करता है स्ट्रेस से, बिकॉज स्ट्रेस होने पे सबसे ज्यादा जो डैमेज होता है वो सेल का होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपको आपने सुना होगा। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन को कम करता है। मोरिंगा, मोरिंगा मतलब सहजन, ड्रमस्टिक, शेगवा। तो मोरिंगा को एडेप्टेजन माना जाता है। एडेप्टेजन का मतलब हुआ कि ये जो है आपके स्ट्रेस के रेजिस्टेंस को बढ़ाता है और स्ट्रेस से आप अच्छे से डील कर पाते हैं। करक्यूमिन, करक्यूमिन हल्दी से निकल रहा है। आपके गोयंग में दो दो करक्यूमिन प्रोडक्ट्स हैं। एक ड्रॉप फॉर्म में है जिसको करक्यूमाइन कहते हैं, और एक करक्यूमिन का कैप्सूल है। करक्यूमिन जो है कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है आपकी बॉडी के अंदर, और ये जो है इन्फ्लेमेशन पे बहुत जोरदार काम करता है। तो इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस का सीधा सीधा कनेक्शन है। तो करक्यूमिन एक बहुत बढ़िया चीज होती है। और तुलसी, आपके घर में भी तुलसी का पौधा है। जो डार्क ग्रीन वाली तुलसी है, ब्लैकिश टाइप की, वो तुलसी में मेडिसिनल वैल्यू ज़्यादा है, हरी वाली में कम है। और उसकी पूरी मात्रा या फिर कोई ड्रॉप फॉर्म में आप ले सकते हैं। तुलसी एक्चुअली क्या करता है, तो कॉर्टिसोल के लेवल को नीचे लाता है और ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। और ये जो है आपकी एंड्योरेंस को बढ़ाता है और साथ साथ आपको ज़्यादा रेजिलियंट भी बनाता है। और ये सारे के सारे बेहतरीन प्रोडक्ट नेक्स्ट शॉपी में अवेलेबल हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, जियो मार्ट और टाटा 1mg जैसे सारे ई कॉमर्स साइट पे भी मौजूद हैं। लेकिन जब आप नेक्स्ट शॉपी में इसको लेते हैं तो आपको ढेर सारा डिस्काउंट मिलता है, कैशबैक मिलता है, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है। और यदि आपके पास ये ऐप एक्टिवेटेड नहीं है तो आप आज इसको एक्टिवेट करें और आप अपने मित्रों को, फैमिली, फ्रेंड्स को इसको रिकमेंड करें, ताकि आप इसको ज़्यादा रिकमेंड करेंगे तो ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ज़्यादा कैशबैक मिलेंगे, ज़्यादा पॉइंट्स आपको जमा होंगे, बिकॉज ये भारत का सबसे पहला रिवॉर्ड प्रोग्राम है, वेलनेस रिवॉर्ड प्रोग्राम है। तो इसको जो ज़्यादा यूज़ करवाएंगे, ज़्यादा यूज़ करेंगे, आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये आज के सेशन के बारे में था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो अगला सेशन है वो काफ़ी रोचक है, क्योंकि अगले सेशन में मैं एक इंटरेस्टिंग बात करने जा रहा हूँ कि क्या आप स्ट्रेस के एडिक्टेड हैं। आर यू एडिक्टेड टू स्ट्रेस? एडिक्टेड, आप दारू के एडिक्शन में हो सकते हैं, सिगरेट के एडिक्टेड हो सकते हैं। मैं एक नई बात कह रहा हूं कि क्या आप स्ट्रेस के एडिक्टेड हैं? और मैं ये अपने अनुभव से बता रहा हूं, मैं स्ट्रेस का एडिक्टेड हूं और पिछले 6 महीने से मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा हूं अपने आप में, और मैं काफी हद तक ट्रीट हो चुका हूं। तो मैं अपनी पूरी एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा और मैं बताऊंगा कि स्ट्रेस एडिक्शन किस तरीके का है, कैसे पहचाने कि आप स्ट्रेस से एडिक्टेड हैं। और आपको जान के बड़ा ताजुब होगा कि आप में से, मैं बता देता हूं, आप में से करीब 80% लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को पाएंगे कि आप स्ट्रेस से एडिक्टेड हैं। तो इतने बेहतरीन टॉपिक के साथ, और ये जितना भी मैंने ब्रेन वेव्स की बात की और सारी चीज हम जो है डिस्कस करेंगे और उस सेशन में सारी चीजों को कवर करेंगे। सो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट सेशन ऑन द कमिंग संडे 8 PM। हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस का नेक्स्ट लेवल, जिसमें हम बात करेंगे कि आर यू एडिक्टेड टू स्ट्रेस, कैसे पहचाने और कैसे उसमें से बाहर आए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर गिविंग 10 minutes एक्स्ट्रा, एंड इट इज 9:10 एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट।